वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिमिनरी 2024 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। एज पर द आर्टिकल 36 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, repeal. Select the correct answer using the code given below. यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल है 368 वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किए जाएंगे। ये पार्ट 20 में आता है। ये कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, कैसे अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368 एडिशन, यानी कि कोई क्लाज या प्रोविजन उसमें ऐड करके जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पार्लियामेंट उसमें कुछ एडिशन कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है। एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, बिल्कुल उस चेंजेस कर सकती है, रिपील कर सकती है, किसी प्रोविजन को हटा भी सकती है। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तीनों ही तरीके से अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज पर आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are correct in respect of a money bill in the parliament? मनी बिल इन द पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में चार स्टेटमेंट दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ये बिल्कुल ठीक है। मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में है, लेकिन जो इसका प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में है। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है। ये मनी बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो लोकसभा से मनी बिल है जो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जब वो आता है तो राज्यसभा उसको या तो यू का यू अप्रूव कर दे या फिर सजेस्ट कर सकती है चेंजेस, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी जो है ठीक है। अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। अब फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि मनी बिल जो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया था और राज्यसभा ने अगर कोई चेंजेस सजेस्ट किए हैं तो लोकसभा को मानने ही पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है मानने। कुछ अच्छा लगे उनको तो मान भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मान सकते हैं। और राज्यसभा के पास केवल 14 डेज का टाइम होता है ना, आइदर अप्रूव और गिव सजेशन। और सजेशन जो है लोकसभा पे डिपेंड करता है वो मानने या ना मानने, नहीं तो बिल पास समझा जाएगा। राज्यसभा जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया अपना फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये अपनी रॉन्ग होगी। द अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा नहीं, तो फोर्थ अपनी जो है ये गलत होगी। और तीनों जो अपनी वो है सही हो गई हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, है ना। मनी बिल का प्रोसीजर 109 में दिया है। काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है मनी बिल। सेंटर में केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ऐसे स्टेट लेवल पे देखें तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है, काउंसिल में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास केवल 14 डेज का टाइम होता है, या तो अप्रूव कर दो या सजेस्ट कर दो। अब सजेशन जो लोकसभा में वापस आएंगे वो लोकसभा पे डिपेंड करता है उनको मानने या ना मानने, है ना। तो इसलिए जो स्टेटमेंट फोर्थ ये गलत है, इसमें क्या रखा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, नहीं ऐसा नहीं है। तो अपने सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। Next question. The North Eastern Council was established by the North Eastern Council Act 1971 subsequent to the amendment of NEC Act in 2002. ठीक है, 2002 में इस एक्ट में जो है अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सिक्किम को भी ऐड किया गया था एज ए 8th स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल।
द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स? गवर्नर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स, यस गवर्नर थे इसमें अमेंडमेंट के हिसाब से। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स, यस। 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस, वो चेयरमैन होता है इस रीजनल प्लानिंग बॉडी का। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। करेक्ट इसने पूछा है, ठीक है, करेक्ट ही पूछा इसने, तो ऑल आर करेक्ट, तो डी इज आवर राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, जो हमारी अभी जैसे लोकसभा के इलेक्शन हुए या स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, है ना, जैसे किसी स्टेट में कितनी सीट होगी, जैसे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं, इन सीटों का एरिया डिसाइड करना पॉपुलेशन के हिसाब से, ये काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। अब तक इंडिया में 4 हुए हैं, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में, ठीक है। डिलिमिटेशन एक्ट आया था 2002 में, है ना, जो लेटेस्ट जो ये डिसाइड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीटें, वो 2001 के सेंसस पे की गई थी, ठीक है। अब 2026 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इसके लीडर थे। सोशलिस्ट पार्टी श्री राजगोपालाचार्य, नहीं ये गलत हो गया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, तो इसमें ये भी गलत है, तो अपने जो है केवल 2 ठीक हो गए, इसका आंसर हो गया बी, ओनली 2 करेक्ट, ठीक है। चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नंबर 1, पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन द पार्ट 9 अल्फा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। Emergency provision are given in part 18 of the constitution, correct. Provision related to the amendment of the constitution are given in part 20 of the constitution, correct. आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के में, तो अपना ये जो है तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो डिस्कस करें थोड़ा सा, तो पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी आर गिवन पार्ट 9 अल्फा में है, तो म्युनिसिपैलिटीज की पावर दी हुई है, ठीक है। पार्ट 9 में जो है वो पंचायत आता है, जो ये है पार्ट 9, इसमें आती है पंचायत, ठीक है। पार्ट 9 अल्फा में आ गई म्युनिसिपैलिटीज, है ना, और पार्ट जो 9 बी है इसमें आ गई अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है? इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, कैसे हो सकता है? अगर जीएसटी की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इंटरस्टेट जो ट्रेड होता है उसके ऊपर क्या लगता है, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? तो ये गलत होगी, इंटरस्टेट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में नहीं आएगा। इंटरस्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, ये भी गलत है। इंटरस्टेट माइग्रेशन लेबर लॉ मैनेजमेंट यूनियन के अंडर में आएंगे। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, बिल्कुल इंटरस्टेट क्वारंटाइन ये सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, नहीं ये भी गलत है, कॉर्पोरेट टैक्स सेंटर के अंडर में आता है। तो 75 का अपना जो है वो शी इज द राइट आंसर। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? राइट टू प्राइवेसी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यूपीएससी में ही। आर्टिकल 21 में आता है राइट टू प्राइवेसी, 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था पुट्टो स्वामी के केस में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, a writ of prohibition is an order issued
बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोहिबिशन यानी कि रोकना, है ना, ये एक रिट ज्यूरिडिक्शन होती है बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसको? ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पार्टिकुलर एक्शन? नहीं। द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन प्रोहिबिशन? नहीं। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन ए केस? यस, राइट, दिस इज द राइट। अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाने से रोकती है हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को ऑर्डर कर सकती है, हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर कर सकती है दिस वे में, या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली भी किसी लोअर कोर्ट्स को। ठीक है। द लोअर कोर्ट्स प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन केस, ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये प्रोहिबिशन की रिट इशू करती है टू ए लोअर कोर्ट, उसको अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाने के लिए। किसी केस में प्रोसीडिंग में अगर वो अपनी लिमिट पावर से ज्यादा जा रही है तो उसको रोकने के लिए, है ना, केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं कि तुम रहने दो, ये तुम्हारी पावर में नहीं आता है, आप एक्स्ट्रा अपनी लिमिट से अपनी पावर से बाहर जा रहे हो, तो लोअर कोर्ट को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए। ठीक है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, consider the following statements. It is the governor of the state who recognize and declare any community of that state as scheduled tribe. क्या गवर्नर डिसाइड करता है किसी स्टेट में कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब होगी कि नहीं होगी? रॉन्ग, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी शो इन अनदर स्टेट। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, शेड्यूल ट्राइब ये जो होती है ये स्टेट स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर ट्राइब को, कम्युनिटी के ग्रुप को या उसके पार्ट को अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया है तो दूसरे स्टेट में भी अगर वो ट्राइब कम्युनिटी अगर वो इंडिया के बाकी सारे स्टेटों में या किसी भी स्टेट में रहती है तो उनको भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। किसी पार्टिकुलर स्टेट में जो है कोई कम्युनिटी है उसको एसटी का दर्जा उस स्टेट में हो सकता है, दूसरे स्टेट में उसको नहीं हो सकता। तो अपने जो स्टेटमेंट 2 है, ए कम्युनिटी डिक्लेयर एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। दूसरे स्टेट में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये ठीक है, तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट अपना 2 ओनली है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of the parliament. ठीक है, पहली बात तो बजट जो है वो हमारे संविधान में शब्द है ही नहीं, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो है दिस इज द राइट वर्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली संविधान ये कहता है कि प्रेसिडेंट ले डाउन करेगा यूनियन बजट को इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस। तो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर, हम कहेंगे बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर, तो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है टेक्निकली। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ, इसमें प्राइम मिनिस्टर दिया है, नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि संविधान प्रेसिडेंट को कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एनुअल जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की जो स्टेटमेंट है वो बोथ हाउसेज के सामने प्रेजेंट करेगा। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, ठीक है, न कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ। तो स्टेटमेंट 1 जो अपनी रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो अपने जो बजट में जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, उसमें दो तरह से उससे फंड निकलता है। एक तो है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, एक चार्ज फ्रॉम। तो चार्ज ऑन पे तो डिस्कशन होता है, वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री वाइज जो डिमांड आती है, ठीक है, वो चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड की कैटेगरी में आती है, जिसके ऊपर डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है। वोटिंग होता है फिर वो डिमांड फॉर ग्रांट बन जाता है। तो उसके लिए प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन है वो जरूरी है।
इसलिए स्टेटमेंट जो 2 है वो बिल्कुल राइट है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ही पूछा है, तो अपना 85 का जो है वो हो जाएगा बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, जब लोक सभा के स्पीकर के रिमूवल की कंसिडरेशन चल रही हो तब कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोक सभा कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंटों पे गौर कीजिए। ही शी शैल नॉट प्रिजाइड्स, डेफिनेटली उसी को निकालने की बात चल रही है, वही डिस्कस करना है, तो उसी को स्पीकर बना के नहीं रखा जाएगा, फिर वो प्रिजाइड नहीं करेगी लोकसभा को जब उसी को निकालने की बात चल रही है। तो ही शी शैल नॉट प्रिजाइड, ये राइट है। ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, नहीं, राइट टू स्पीक आप नहीं छीन सकते हो, ठीक है। तो ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये गलत हो गया, उसको बोलने का अधिकार होता है, ठीक है, अपने पक्ष में, अपने हक में। और बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही और शी कैन स्पीक। नंबर 3 स्टेटमेंट क्या कहती है? ही शी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए समझते हैं इसको, क्या होता है कि लोकसभा स्पीकर जो है जब वोटिंग हो रही होती है किसी भी बिल पे या जो भी है किसी भी मतलब हम कह सकते हैं इश्यू पे, तो लोकसभा स्पीकर नॉर्मली वोट नहीं करता। अगर टाई हो जाए, बराबर बराबर वोट हो जाए, तब सेकंड इंस्टेंस बोलते हैं इसको, तब सेकंड इंस्टेंस पे लोकसभा स्पीकर जो है वो वोट करता है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं करता है। अब यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर को ही निकालने की बात चल रही है, तो ऐसे में वो प्रिजाइड तो करेगा नहीं, प्रिजाइड तो कर नहीं रहा, अब वो नॉर्मल एमपी है, तो नॉर्मल एमपी की तरह जैसे कि अदर एमपीज वोट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने जो स्टेटमेंट 3 है, ही सी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये गलत हो जाती है, वो फर्स्ट इंस्टेंस पे ही वोटिंग करेगा इस केस में, तो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी जो है गलत होगी, तो इसका जो है अपना ऑप्शन ओनली 1 सही है। और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट ही पूछा है, तो 93 का ए ओनली 1 इज द राइट आंसर। वो प्रिजाइड नहीं करेगा, बस वो बोल भी सकता है और फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट भी कर सकता है, ठीक है। सेकंड पे कब करता है? जो वो लोकसभा प्रिजाइड कर रहा, लोकसभा को प्रिजाइड कर रहा होता है और टाई हो जाए वोट, तब करता है, अदरवाइज तो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, with reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapse on its dissolution. बिल्कुल, लोकसभा कोई बिल है या तो लोकसभा में ही ओरिजिन हुआ है, अभी यहीं से पास नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात है कि या फिर राज्यसभा से पास होके लोकसभा में आया था, लेकिन लोकसभा ही डिसॉल्व होगी, अब लोकसभा ही नहीं रही तो बिल वो अपने आप ही लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसॉल्यूशन, पेंडिंग था, या वो चाहे लोकसभा में ही ओरिजिनेट हुआ हो चाहे राज्यसभा से आया हो, दोनों ही केसेस में जो बिल लोकसभा में पेंडिंग था, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो वो लैप्स हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट राइट होगी अपनी। ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये भी राइट स्टेटमेंट है, ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। लोकसभा ने बिल कोई पास कर दिया, पास करके राज्यसभा में चला गया, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व होगी, या जैसे मान ले गवर्नमेंट थी और इसका टेन्योर पूरा हो रहा था, अब ऐसे नहीं होता ना कि कोई भी बिल पास करके आप चले गए, है ना, और पता था कि लोकसभा जो डिसॉल्व होने वाली है, तो ऐसे में तो आप कोई भी बिल पास करके चले जाओगे ताकि नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए हेडेक बन जाए, बट ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या बोलता है कि लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, ठीक है, ये बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग था लेकिन लोकसभा किसी भी वजह से डिसॉल्व हो गई है, तो ये बिल भी जो है लैप्स हो जाएगा, ठीक है। A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapse on the dissolution of the Lok Sabha, बिल्कुल सही बात है, लैप्स ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द Lok Sabha, बिल्कुल लैप्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड
his her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पे लेके इनमें सहमति नहीं बन पा रही, बिल पास नहीं हो पा रहा, तो जो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट अगर कोई इश्यू मतलब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया बिना लोकसभा राज्यसभा से पास हुए बिना, ठीक है, इनसे पास नहीं हो रहा था, डिस्प्यूट आ रहा था, एग्री नहीं हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट के पास चला गया और प्रेसिडेंट ने अगर ये बोल दिया कि चलो ठीक है मैं ज्वाइंट सेशन बुलाता हूं इस बिल को पास करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका था, प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि मैं ज्वाइंट सेशन बुलाऊंगा दोनों हाउसेज का बिल को डिस्कस करने के लिए, बिल पे वोटिंग करने के लिए, और फिर लोकसभा का डिसॉल्व होती है, तो फिर बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास गया था मैटर और प्रेसिडेंट ने बोला था, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि बोथ द हाउसेज की जो है वो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी, फिर भले ही लोकसभा लैप्स हो जाए, ज्वाइंट सीटिंग फिर बुलाई ही जाएगी, फिर बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। तो स्टेटमेंट तीसरी कहती क्या है, ए बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउसेज टू ज्वाइंट सीटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये गलत है, वो लैप्स नहीं होएगा। तो नंबर 3 अपना जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, 1 और 2 सही थे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट question, with reference to the Parliament of India, consider the following statements. Number 1, prorogation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers। बड़ा ही डीप और टेक्निकल क्वेश्चन है, तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रोरोगेशन होता क्या है। एक होता है अर्जनमेंट। देखो हमारी जो लोकसभा काम कैसे करती है, एक दिन में 2 सीटिंग होती है, ठीक है, मॉर्निंग वाली सीटिंग और दूसरी होती है जो है इवनिंग वाली सीटिंग, ठीक है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जब वो एक सीटिंग, जैसे मान लो 10 से या 11 से 1 बजे तक की सीटिंग होगी, अब क्या बोलेगा, लंच के बाद फिर मिलना है, द हाउस इज अर्जेंट टिल 2 PM या 3 PM तक, है ना, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम बताएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि हम फिर कब असेंबल हो रहे हैं, कब मिल रहे हैं, तो इसको तो बोलते हैं अर्जनमेंट, ठीक है। जब स्पेसिफिक टाइम न बताया जाए, है ना, अनिश्चित काल के लिए हाउस स्थगित किया जाता है, जब ऐसी स्टेटमेंट आती है उसको बोलते हैं अर्जेंट शाइन डाई, ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। जनरली अर्जेंट शाइन डाइन कब करते हैं, एक दिन में 2 सीटिंग होगी, ऐसा करते करते जब सेशन होता पूरा, जैसे विंटर सेशन, बजट सेशन का जो लास्ट डे होता है उसकी 2 सीटिंग होती है लास्ट डे की, है ना, लास्ट डे जो होता है सेशन का उसकी 2 सीटिंग होती है ना, मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली। जो इवनिंग वाली सेकंड सीटिंग है, ये जब खत्म करनी हो, है ना, यानी कि पूरा सेशन ही जब खत्म करना हो, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही अर्जेंट शाइन डाइन ये टर्म यूज करेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन करेगा, नोटिफिकेशन आएगा हाउस के स्थगित होने का, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बोलेगा अनिश्चित काल के लिए जो है हाउस जो है वो अर्जेंट किया जाता है, यू विल बी नोटिफाइड लेटर, डेट और टाइम आपको बताया जाएगा हम कब असेंबल होंगे या नेक्स्ट सेशन की डेट आएंगी, है ना। ये सेशन की जो लास्ट सीटिंग है इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्जेंट शाइन डाई कह के जो है वो सेशन को खत्म करता है। फिर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करता है प्रोरोगेशन के लिए, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली प्रोसीजर इन लोकसभा। अब हम इन स्टेटमेंटों को समझेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई सेशन चल रहा है और हाउस का उसका प्रोरोगेशन को बंद करना है तो प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट की एडवाइस के नहीं करेगा, क्योंकि कैबिनेट को कोई स्पेसिफिक मुद्दा डिस्कस करना हो, कोई बिल पेश करना हो, है ना, तो अपने हिसाब से इवन की सेशन को 2-4 दिन पहले और बाद में भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को बोल के एक्सटेंड करवा सकते हैं, या पहले प्रोरोगेट करना हो तो बोल के करवा सकते हैं, बट प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी जो पहली स्टेटमेंट है, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गलत हो जाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, जो सेशन का लास्ट डे की जो सेकंड सीटिंग होती है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा का स्पीकर अर्जेंट शाइन डाइन कह के बंद करेगा, फिर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से जो है
प्रोरोगेशन वैसे तो एक फॉर्मेलिटी होती है, बट फिर भी नेक्स्ट सेशन की डेट टाइम निश्चित करके या इससे कंफर्मेशन लेके उसको प्रोरोगेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट साइन डाई। बिल्कुल सही बात है, जब हाउस अर्जेंट साइन डाई किया जाता है, यानी कि सेशन के लास्ट डे की जो लास्ट सीटिंग होती है उसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर जब खत्म करेगा, बंद करेगा, है ना, तो अर्जेंट साइन डाई कह के वो बंद करेगा, उसके बाद प्रोरोगेशन आता है। बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। जो हाउस सेशन में चल रहा है, पहले भी कह रहे कि प्रेसिडेंट उसको प्रोरोगेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करे टू डू सो। काम नहीं करने दिया जा रहा है, अपोजिशन हल्ला कर रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको लगे तो वो प्रेसिडेंट को बोल के हाउस को प्रोरोगेट भी करवा सकते हैं बीच में ही सेशन को। ये प्रेसिडेंट की पावर होती है, बट ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होती है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट थी अपनी, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट साइन डाई, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। यस, ये जो है सही हो जाती है। और जो पहले वाली थी, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवाइस नहीं चाहिए प्रोरोगेशन के लिए, ये अपनी जो है ये गलत हो जाती है, एडवाइस कंफर्मेशन तो लेगा। ठीक है, नंबर तीसरी स्टेटमेंट क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो जो लोकसभा का डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसमें देखो टेक्निकलिटी आगे, बीच में टेक्निकलिटी इन्होंने लगा दी। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बचाता है, डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ऐसा करता है ना। किसको बचाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे क्या करेगा, गवर्नमेंट को बचाने के लिए करेगा, बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो डिसोल्यूशन जो लोकसभा का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, ठीक है ना, नो डाउट अबाउट इट। हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। डिसोल्यूशन भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे किया जाता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हो जाती हैं, जैसे अभी एनडी की गवर्नमेंट बनी है रिसेंटली, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर दोनों हो जाते हैं अपोजिशन में, ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, ऐसी सिनारियो तो नहीं है क्योंकि अपोजिशन पहले ही बहुत सारी पार्टियां हैं, ये और जाएंगी, तो इतनी पार्टियों का सामने से बैठना बड़ा ही मुश्किल होता है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। वो पहले ही एक नहीं हो पाए, अब ये दो जाएंगे तो दो डिफरेंट पार्टी और एक साथ आना मुश्किल है। बट फिर भी एक हाइपोथेटिकली सिनारियो लेते हैं, बेस्ट शूट करेगा हमारे इस क्वेश्चन को, कि अभी फिलहाल एनडी गवर्नमेंट अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही पोजीशन में जाते हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट को ये लगे, बीजेपी की गवर्नमेंट को ये लगे कि हमारी जो है वो सरकार जो है गिरने वाली है ना, यानी कि अपोजिशन गवर्नमेंट बना सकती है, तो ऐसे में अगर ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसोल्व करने के लिए, तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसोल्व कर देगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा दो तरीके से डिसोल्व होती है, एक तो जब इसका टाइम पूरा हो जाए, 5 साल का था, या अगर इमरजेंसी लगी थी 6 महीने 1 साल बड़ा था तो टाइम पूरा हो जाए। दूसरा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब उसको बोल दे बीच में ही, पहले ही टेन्योर से पहले ही अगर डिसोल्व करनी है तो प्रेसिडेंट डिसोल्व कर देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है दैट इज बाउंड बाय द गवर्नमेंट एड एंड एडवाइस। गवर्नमेंट बेसिकली, मेरा गवर्नमेंट के यहाँ से मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से बंधा होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ती है, इसलिए तो जो मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट की पार्टी होती है उसके एमपी ज्यादा होते हैं, तो प्रेसिडेंट भी लगभग उन्हीं का बनता है ना। और उसको बनाने का फायदा वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि जब उनको लगे कि हमारा बहुमत गिर रहा है, हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो हमारी नहीं बन रही तो फिर किसी की भी नहीं बनेगी, तो प्रेसिडेंट को बोल के वो लोकसभा को डिसोल्व करवा देंगे। हंग पार्लियामेंट होती है वो सिनारियो अलग होता है। हंग पार्लियामेंट के केस में देखिए क्या होता है, किसी की भी फुल मेजोरिटी नहीं आई तो ऐसे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है कि वो किस पार्टी को पहले बुलाए गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगेन जिस पार्टी ने उसको बनाया उसको ही बुलाएगा वो, है ना। ये है सिचुएशन। प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, संविधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट देना। इसके हिसाब से जनरली प्रेसिडेंट को जो लार्जेस्ट मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, जिन्हें सबसे ज्यादा सीट ली है, भले ही बहुमत नहीं आया हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा सीट ली है, जैसे इस केस में बीजेपी की 200 अभी 242 सीट आई है, ठीक है, तो लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली अगर हंग पार्लियामेंट होती है तो बीजेपी को ही जाती है कि आइए आप सरकार बनने का दावा पेश कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लार्जेस्ट सीट वाली पार्टी है उसको ही प्रेसिडेंट प्रेफरेंस देता है,
बट यहाँ पे अगेन डिस्क्रिशनरी पावर अगर बीजेपी की नहीं आती, दूसरी पार्टी की उनकी मिलके आ जाती, बीजेपी की कम होती, फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सबसे ज्यादा सीट जो है उसको जनरली प्रेसिडेंट जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रेफरेंस देता है। बट हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन में यहाँ पे प्रेसिडेंट की अगेन डिस्क्रिशनरी पावर आ ही जाती है, वो किसी भी दल को फिर मौका दे सकता है गवर्नमेंट बनाने का, उसको लगे कि ये जो दल है ये जो है कि स्टेबली गवर्नमेंट चलाएगा, क्योंकि देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट देना ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और हंग पार्लियामेंट में ठीक है दोबारा इलेक्शन हो, इसमें देश का टाइम और होता है और एक्सपेंडिचर बहुत होता है, इसको अवॉइड करने के लिए तो प्रेसिडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेबल गवर्नमेंट देने की, ऐसे में वो किसी को भी गवर्नमेंट बनाने का मतलब किसी का भी दावा जो स्वीकार कर सकता है। किसी का भी मेरा मतलब है कि जब मान लो अभी हंग पार्लियामेंट हो जाती, बीजेपी भी पेश कर रही है, पोजीशन भी पेश कर, कांग्रेस भी कर रही है, और भी मिलके आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को जब लगे कि ये जो पार्टी है, ये जो ग्रुप है, मतलब ये जो पार्टीज का ग्रुप है ये स्टेबल गवर्नमेंट देगा, उनको दे सकता है। बट जनरली जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो सबसे ज्यादा सीट लेके आई है पार्टी, उनको ही देना होता है, ठीक है। और ऐसे में जिस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसको वो फायदा हो जाता है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा एमपी होते हैं। जैसे बीजेपी ने अभी हमारी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है, ये बीजेपी के कैंडिडेट थी, बीजेपी ने खड़ा किया तो ये जीत के आ गई, ठीक है। तो ये नेचुरली है ये कि ये जिस पार्टी ने इसको बनाया है उसी को पहले के लिए नॉर्मली हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन में उन्हीं का दावा जो है पहले स्वीकार करेगी, उन्हीं को बोलेगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। अदरवाइज डिस्क्रिशनरी भी होती है पावर यहाँ पे, तो हंग पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट की किसी को भी स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बोल दे सकती हैं अगर उनको लगे कि ये ग्रुप जो है स्टेबल गवर्नमेंट देश को दे पाएगा। बट इसीलिए पार्टियां शायद प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए इतना जोर लगाती हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन होती है हंग पार्लियामेंट होगी तो प्रेसिडेंट काम आएगा। और जैसा कि हमारे क्वेश्चन के सिनारियो मैंने बताया है ना, हमारे जो ये जो तीसरी स्टेटमेंट हमने डिस्कस करी थी है ना, लोकसभा डिसोल्यूशन के केस में है ना, जो प्रेजेंट सिनारियो जैसे एनडी की अगर गवर्नमेंट गिर रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों पोजीशन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनको लगेगा कि भाई हम नहीं तो कोई नहीं, फिर जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, समय से पहले ही इलेक्शन ही होने दो, तो वो ऐसा करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस से बाउंड होते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिमिनरी 2024 में आए थे। पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस जो आए थे इनका हमने डिस्कशन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।